इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। कि भाई ये जो वोटिंग मशीन्स का जो डिजाइन है वो ऐसा है कि इसमें मैनिपुलेशन आसानी से किया जा सकता है। ये रिलायबल नहीं है, ये बहुत अनरिलायबल है। हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन, धीरे धीरे ये आंदोलन कुछ वकीलों ने और कुछ और लोगों ने छेड़ा हुआ है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर होते ही नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में भी देख लिया, सारे कॉर्पोरेट डोनेशन बीजेपी को ही 75% से ज्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बात, सारा प्रोपोगेंडा का इंस्ट्रूमेंट सरकार के हाथ में है, चाहे वो मीडिया हो, और 2017 में जो वीवीपैट मशीन है उसका भी डिजाइन बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म और ऐसा एक संगठन बनाया है जो युवकों की आवाज़ बुलंद करने के लिए और युवकों को एक मूवमेंट में लाने के लिए। देखिए, नंदिता जी ने आपको बता दिया कि हिंदुस्तान किस संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर एक ऐसी तानाशाह सरकार है जो इस देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। लोकतंत्र के सारे जो स्तंभ हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, सबको ख़त्म कर रही है और अपने अधीन ला रही है। और शिक्षा का भगवाकरण और जिसको कहते हैं कि सुपरस्टिशन फैलाने वाला, झूठ फैलाने वाला, प्रोपोगेंडा फैलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बनाते जा रहे हैं। यानी कि शिक्षा में और कम से कम यूनिवर्सिटीज़ में कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना हो पाए, कोई जना कोई चीज़ पर सवाल ना उठा पाए, बस प्रोपोगेंडा ही चले, इस तरह की शिक्षा बनाई जा रही है। अब सवाल ये है कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, खासकर जो युवा लोग हैं उनका क्या रोल है। देखिए, आज इस देश में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसमें युवाओं ने ही अगुवाई करी, चाहे वो 74 के दौर में जो जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन रहा हो जिसमें युवा ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, चाहे ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो। किसी भी देश में जब कोई बड़ा मूवमेंट और निर्णायक मूवमेंट खड़ा होता है तो युवा ही लोग उसकी अगुवाई करते हैं। उसके दो बड़े कारण हैं, बल्कि तीन बड़े कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि युवा लोगों को ही अपनी ज़िंदगी, वही सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं सोसाइटी के। हम लोगों की तो ज़िंदगी चलिए काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन युवाओं की तो पूरी ज़िंदगी उनके सामने है। तो अगर इस देश में लोकतंत्र खत्म होता है, सभ्यता खत्म होती है, क्योंकि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, सभ्यता ही खत्म करी जा रही है। अगर खत्म होती है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, जो खराब इफेक्ट है, वो युवाओं के ऊपर ही होगा। और दूसरी बात यह है कि युवाओं में ही वो एनर्जी होती है जिसकी ज़रूरत होती है कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की। तो आज इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, सब चीज़ों के बारे में आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक वो आंदोलन है जो बेरोजगारी का है, जो कि सीधा सीधा युवाओं को अफेक्ट करता है, जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है देश में बेरोजगारी की, उस पर तो बिल्कुल पूरा देश तैयार है, समाज तैयार है। अगर युवा करें तो मुझे पूरा यकीन है कि ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन इस देश में बन सकता है। और इसके चार स्तंभ, मेरी राय में चार स्तंभ होने चाहिए बेरोजगारी के आंदोलन के। पहला तो ये कि रोजगार के हक का कानून बने। जैसे हम लोगों ने बोला था कि लोकपाल का कानून बने, उसी तरह से हमको कहना चाहिए
कि रोजगार का हक जो है इस देश में मौलिक अधिकार है और उसको कार्यान्वित करने के लिए एक कानून बनना चाहिए कि हर जना जो कि 21 साल से लेके 60 साल की उम्र का है उसको कम से कम न्यूनतम दर पर रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम न्यूनतम दर पर। और अगर उसको ना मिल सके तो सरकार का दायित्व है कि उसको बेरोजगारी भत्ता उसका कम से कम आधा दिलवाए। ये जो नरेगा का जो कानून है जिसमें 100 दिन की का रोजगार रूरल लोगों में फैमिली में एक जने को मिलता है, उसी का ये एक्सपेंडेड वर्जन है। यानी कि हर जने को जो 21 साल से 60 साल की उम्र का हो उसको रोजगार कम से कम न्यूनतम वेजेस पर मिलना ज़रूरी है, और नहीं मिले तो उसका आधा बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कानून है, उसका एक ड्राफ्ट मैंने बनाया भी था, वो आसानी से उसके लिए आंदोलन चलाया जा सकता है। दूसरी बात, कम से कम 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त पड़े हैं सारे संस्थाओं में मिलाकर, 1 करोड़ से ज़्यादा, उनको तुरंत भरना चाहिए, ईमानदारी से भरना चाहिए। आजकल तो हम रोज़ देखते हैं पेपर लीक, ये वो हर तरह की बेईमानी हो रही है। जहाँ जहाँ भर्ती करी भी जा रही है थोड़ी बहुत बेईमानी से हो रही है। उसका एक युवा हल्ला बोल ने उसका एक वो बनाया था ढांचा कि किस तरह से आप रिक्त पदों की भर्ती कर सकते हैं ईमानदारी से। 6 महीने के अंदर उस तरह का हम लोग फॉर्मूला बनाकर दे सकते हैं कि भाई सारे रिक्त पद की भर्ती इतनी जल्द 6 महीने के अंदर करी जाए, इस तरह से करी जाए। तीसरी बात जो नंदिता जी ने जिक्र किया कि भाई यहाँ पर अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, निजीकरण 2 तरह की संस्थाओं में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वो संस्था है जो नेचुरल मोनोपोलीज हैं, जैसे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे है, ये सब नेचुरल मोनोपोलीज हैं। मोनोपोली कभी भी कोई निजी कंपनी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट्स अडानी कंपनी को ही दिए जा रहे हैं, और रेलवे का भी निजीकरण करने की अब सरकार कोशिश कर रही है। तो जो नेचुरल मोनोपोली सेक्टर्स हैं उसमें कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो सोशल सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमको सब्सिडी देने की ज़रूरत होती है, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ एजुकेशन तो अगर आप प्राइवेटाइज कर दें तो आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसी तरह से बैंक से लोन, अगर आप गरीब किसानों को लोन नहीं देंगे तो वो तो, अगर आपने बैंक सब प्राइवेटाइज कर दिए तो गरीब किसानों को तो लोन मिलेगा ही नहीं, छोटे छोटे रेडी पटरी वालों को लोन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इन सेक्टर्स में जो पब्लिक सेक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि इन सेक्टर में निजी कंपनियां नहीं हो सकती हैं, हेल्थ में भी हो सकती है, एजुकेशन में भी हो सकती है, बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसका कमांडिंग हाइट जिसको कहते हैं वो सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो तीसरी डिमांड हम लोग की ये हुई कि भाई अंधाधुंध निजीकरण जो किया जा रहा है वो बंद किया जाए। और चौथा ये कि आज बहुत बड़े संख्या में रेगुलर परमानेंट जॉब्स को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। टीचर्स के जॉब्स को, जो कि परमानेंट जॉब्स होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। इतने सारे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में परमानेंट जॉब्स का कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है और बहुत हो गया है। ये सब बंद होना चाहिए, रेगुलर जॉब्स होने चाहिए। तो इन 4 स्तंभों के ऊपर हम लोग, कम से कम युवा वर्ग जो है, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा कर सकता है, बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहता था, देखिए, अगर वैसे ही हमारे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास बेइंतहा पैसा है, सारी और पार्टियों से मिलाकर उससे भी दुगना पैसा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में भी देख लिया, सारे कॉरपोरेट डोनेशंस बीजेपी को ही 75% से ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरी बात, सारा प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट सरकार के हाथ में है।
चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अब तो जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसको भी सरकार के कब्जे में करने की पूरी कोशिश चल रही है। तो ये सब तो जो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने छोड़ी ही नहीं है चुनावों की, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, इसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर आज ईमानदारी से बगैर ईवीएम के चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी जीत नहीं सकती। लेकिन ईवीएम के बारे में, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में एक बहुत ही बढ़िया एक सिटीजन्स कमीशन बना जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में। उन्होंने रिपोर्ट दी सारे दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनकर कि भाई ये जो वोटिंग मशीन्स का जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि इसमें मैनिपुलेशन आसानी से किया जा सकता है, ये रिलायबल नहीं है। और करीब करीब सारे देशों में, दुनिया भर में ईवीएम्स अब हटाए जा चुके हैं, वापस पेपर बैलेट पे आया जा चुका है। हाल में बांग्लादेश में भी हुआ। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला देकर बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं लगाई जा सकती। लेकिन यही लोग पहले जब ऑपोजिशन में थे तो डिमांड करते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हटाइए। अब ये सत्ता में आ गए हैं और 2017 में जो वीवीपैट मशीन है उसका भी डिज़ाइन बदल दिया। उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था, उसको हटाकर एक ब्लैक ओपेक शीशा लगा दिया, जिससे कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते कि उस वीवीपैट मशीन के अंदर क्या हो रहा है, जब तक अंदर से एक लाइट बल्ब ना जले जो सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद आपको पता नहीं कि उसमें क्या छपता है क्या नहीं छपता। तो इसलिए ये बहुत अनरिलायबल है। हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन, धीरे धीरे ये आंदोलन कुछ वकीलों ने और कुछ और लोगों ने छेड़ा हुआ है और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें सारे युवा लोगों को शिरकत करने की ज़रूरत है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक दो ऐसे इश्यूज़ हैं, एक तो रोज़गार का और एक ईवीएम का, जो हमारे पूरे आर्थिक व्यवस्था और हमारे लोकतंत्र के जड़ पर जाता है। इस पर तो तुरंत युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। यही मैं सब कहना चाहता था। अगर ऐसा होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएंगे। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।